गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर से हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग स्टैटिक जीके का रोज एक एक पार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों के स्टैटिक जीके में पहला पॉइंट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक है क्या। स्टैटिक जीके का हम लोगों का अगला पॉइंट है वर्ल्ड बैंक। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड बैंक है क्या। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1945 में। कब? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके हेड कौन है? हेड है डेविड मालपास। डेविड मालपासा इसके हेड है। वर्ल्ड बैंक स्टेब्लिश्ड हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। डेविड मालपासा इसके हेड है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक पूछेगा कौन सा रिपोर्ट जारी करता था, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है रिपोर्ट जारी करता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट उसने 2019 में जारी करा, उसके बाद इसने नहीं करा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक पर ऐसे लांछन लगे थे कि यह पार्शियलिटी दिखाता है। ठीक है, इसीलिए यह इसने मना कर दिया कि अब मैं यह रिपोर्ट जारी नहीं करूंगा। तो अंतिम बार जब इसने 2019 में जारी किया था तो पूछेगा कि 2019 में इंडिया की रैंक कितनी थी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में इंडिया की रैंक थी, इंडिया रैंक 63। कितनी थी? 63वीं रैंक थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि 2019 में अंतिम बार वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया था, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 63। कितनी थी? 63। ठीक है, ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड बैंक और IMF को। ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता था IMF और वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक को और क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड सम्मेलन। ठीक है, दोनों को IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड सम्मेलन भी कहा जाता है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में टोटल कितने कंट्री हैं? तो वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 कंट्री हैं। टोटल कंट्री कितने हैं वर्ल्ड बैंक में? टोटल कंट्री 189। कितने हैं? 189 टोटल कंट्री हैं। लेटेस्ट जो कि 189 हुआ जो जुड़ी है वो कौन सी है? नौरू। न्यू नौरू है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हमारे साथ बोलिए। वर्ल्ड बैंक स्टैटिक जीके में आज हम लोगों का पार्ट था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी। इसके हेड कौन है? डेविड माल पास। ठीक है, इसके हेड कौन है? डेविड माल पास। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। अंतिम बार कब जारी किया था? 2019 में। कब? 2019 में। इंडिया की रैंक क्या थी? 63rd, मतलब 63वां इंडिया की रैंक थी। वर्ल्ड बैंक और IMF को साथ में, दोनों को ट्विन सिस्टर है, इन्हें ब्रिटेन वुड सम्मेलन भी कहा जाता है, ब्रिटेन वुड समिट। ठीक है, टोटल कंट्री है 189। कितने? 189। जो लेटेस्ट में जुड़ी है उसका नाम है नौरू। ये वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हमारा फैक्ट्स था। ऐसे खड़े हो जाएंगे, घर में आप लोग खड़े हो जाइएगा आंख बंद करके। वर्ल्ड बैंक स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में। हेड कौन है? डेविड मालपासा। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। अंतिम बार कब जारी किया गया था? 2019 में। इंडिया की रैंक क्या थी? 63 इंडिया की रैंक थी।
ठीक है। और टोटल कंट्री कितने हैं 189। लेटेस्ट वाली कौन सी है नाउरू, ठीक है। पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है उनको और क्या बोला जाता है, तो उन्हें ब्रिटेन वुड सम्मेलन बोला जाता है, ठीक है। ये रहा स्टैटिक जीके का हम लोगों का पॉइंट जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक। आइए अब हम लोग करंट अपने न्यूज की तरफ चलते हैं, आज के करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यह कहां लॉन्च हुई है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यह कहां लॉन्च हुआ है? तो लॉन्च हुआ है हरियाणा में। कहां? हरियाणा में। कहां लॉन्च किया गया है इसको? हरियाणा में लॉन्च किया गया है। कहां? हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल आप लोग को पता है चंडीगढ़। कहां लॉन्च किया गया है? हरियाणा में, ठीक है। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐसा है जैसे कि खुदाई, कोयले की खुदाई, माइनिंग खुदाई, जैसे खुदाई हो रही है, माइनिंग हो रही है, तो वहां पे जो बसें गाड़ियां जाएंगी वह उन लोगों के पास एक कार्ड होगा, अर्थात उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो गाड़ियां अलाउ नहीं की जाएंगी, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में क्या है, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा में सूरज कुंड मेला लगता है जो महत्वपूर्ण है, 2019 के एसएससी में पूछा था। हरियाणा में क्या लगता है? सूरज कुंड मेला। पहला पॉइंट हुआ कि हरियाणा में सूरज कुंड मेला लगता है। दूसरा हरियाणा से रिलेटेड पॉइंट ये हुआ कि हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तीसरा है कि यहाँ पर विंध्यवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? विंध्यवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यहाँ क्या है? विंध्यवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। और हरियाणा में ही ई अधिज्ञान योजना लॉन्च किया गया है। क्या? ई अधिज्ञान योजना, हरियाणा में ई अधिज्ञान स्कीम लॉन्च की गई है। ई अधिज्ञान स्कीम, ई अधिज्ञान स्कीम कहां लॉन्च की गई है? हरियाणा में। ई अधिज्ञान स्कीम कहां लॉन्च की गई है? हरियाणा में। और इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि 10th और 12th क्लास के लड़कों को जो पास हुए हैं उनको क्या देना? टैबलेट प्रदान करना, ठीक है। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है? हरियाणा में लॉन्च हुआ है। हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब की भी चंडीगढ़ है। हरियाणा में सूरज कुंड मेला लगता है, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हरियाणा में विंध्यवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और हरियाणा में ई अधिज्ञान स्कीम लॉन्च हुआ है। ई अधिज्ञान स्कीम का पर्पज क्या है? तो ई अधिज्ञान स्कीम का पर्पज है कि जो 10 और 12 के लड़के पढ़ने वाले हैं उनको टैबलेट प्रदान करना, ठीक है। चलिए हम अपने अगले न्यूज पे आते हैं। सावली प्रोजेक्ट, सावली प्रोजेक्ट कहां लॉन्च हुआ है? ठीक है, ये देखिए सावली प्रोजेक्ट, सावली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है
लॉन्च इन गुजरात। कहाँ लॉन्च किया गया है सावली प्रोजेक्ट को? सावली प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। सावली प्रोजेक्ट क्या है? सावली एक कंपनी है, सावली एक कंपनी है जो कि ट्रेनों का निर्माण करेगी, फास्ट ट्रेनों का निर्माण करेगी, ठीक है। यह किसके तहत काम करेगी? यह मेक इन इंडिया के तहत काम करेगी, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत यह काम करेगी। सावली प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गुजरात में। कंपनी, यह एक कंपनी है सावली कंपनी, जो कि फास्ट ट्रेन बनाएगी, जो बहुत तेज गति से चलती हो, 180 किलोमीटर पर आवर में चलती हो, मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। ये हम लोग के दूसरा न्यूज रहा। तीसरा न्यूज है फ्लोटिंग ब्रिज, ठीक है। देखिए फ्लोटिंग ब्रिज, फ्लोटिंग ब्रिज ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग ब्रिज मतलब तैरता हुआ पुल, पहला बना है भारत का, भारत का पहला तैरता हुआ पुल बना है कहाँ? फर्स्ट, फर्स्ट बना है कर्नाटका में, ठीक है। याद रखिएगा कि फ्लोटिंग ब्रिज कहाँ बना है? कर्नाटका में बना है। किस बीच पर पूछेगा तो बोलेंगे मालपे बीच पर, मालपे बीच पर। कहां बना है? मालपे ब्रिज पर, बीच पर, सॉरी मालपे बीच पर बना है फ्लोटिंग ब्रिज। तैरता हुआ पुल कहां बना है? कर्नाटका में। पूछेगा कौन से स्टेट में बना है तो याद रखिएगा कि कर्नाटका में बना है, मालपे ब्रिज पर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है, उसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कहाँ है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। याद रखिएगा कि यह विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और पूछे कि तैरता हुआ द्वीप कहाँ है? तैरता हुआ द्वीप, तैरता हुआ द्वीप कहाँ है? तैरता हुआ द्वीप, ठीक है, तो माजुली द्वीप, माजुली आइसलैंड, ठीक है, यह तैरता हुआ आइसलैंड है। क्या है? यह तैरता हुआ आइसलैंड है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माजुली आइसलैंड तैरता हुआ आइसलैंड है, कहाँ है? आसाम में, आसाम में। यूपीएससी ये पूछेगा कि किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। ठीक है। फ्लोटिंग ब्रिज कहाँ उद्घाटन किया गया है, कहाँ बना है? कर्नाटका में फ्लोटिंग ब्रिज बना है, ठीक है। तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वह कहाँ है? मणिपुर में। याद रखिएगा कि तैरता हुआ नेशनल पार्क, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है। और माजुली आइसलैंड तैरता हुआ आइसलैंड है, आसाम में। किस रिवर के पास है? तो यह ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स ये हो गए, और ये हो गया आप लोगों का करंट इशू। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट इस समय न्यूज में था। कारण क्या था कि माउंट एवरेस्ट पर 26 बार, कितने बार? 26 बार चढ़ाई करने वाले एक 52 साल की उम्र में अधेड़ उम्र के व्यक्ति बने। क्या? 52 साल उनकी उम्र है। कितनी साल की उम्र है? 52 साल की उम्र है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर एज कितनी है उनकी?
52 साल। कितनी बार चढ़ाई करी है? 26 बार, 26 बार। क्या नाम है उनका? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा उनका नाम है, नेम है कामी रीता शेरपा। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर 52 साल की उम्र में 26वीं बार चढ़ाई करने वाले कामी रीता शेरपा है। कामी रीता शेरपा, ये जो कामी रीता शेरपा है, ये केटू पर भी चढ़ाई कर चुके हैं, चढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है। केटू का पूरा नाम है गांडविन ऑस्टिन केटू। ठीक है। और पूछेगा कि यह किस पर्वत श्रृंखला में है, तो यह काराकोरम श्रेणी पर है। यह काराकोरम श्रेणी पर है। लोकेशन पूछे कि इसका लोकेशन कहाँ है, तो पीओके भाग में पड़ता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले भाग में यह पड़ता है। किस भाग में पड़ता है यह? पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में यह पड़ता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बोलेंगे गांडविन ऑस्टिन केटू। परंतु अगर आपसे ये पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में ही स्थित है, तो आप बोलेंगे कंचनजंगा। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, सिर्फ ये पूछे, तो आप मारिएगा गांडविन ऑस्टिन केटू। परंतु ऐसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में ही स्थित है, तो कंचनजंगा होगा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं। यह कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थित है भाई साहब। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। पीओके में केटू पड़ता है, जिसका पूरा नाम गांडविन ऑस्टिन केटू है। माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछे कि साउथ अफ्रीका या अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ठीक है। देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। इसकी हाइट कितनी है? 8848.80 मीटर। फिर से याद रखिएगा, इसकी हाइट है 8848.80 मीटर। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 52 साल की उम्र में 26वीं बार चढ़ाई करने वाले बनिए कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा, क्या नाम है उनका? कामी रीता शेरपा। कितनी बार उन्होंने चढ़ाई की? 26वीं बार। उन्होंने गांडविन ऑस्टिन केटू, जो कि काराकोरम श्रेणी पर है। ठीक है। गांडविन ऑस्टिन केटू जो कि काराकोरम श्रेणी पर है, उस पर भी उन्होंने उस पर चढ़ाई कर रखी है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे किलिमंजारो। किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। ठीक है। तंजानिया में। कहाँ है किलिमंजारो? तंजानिया में। अगर आपको पूछे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अल्ब्रुस। अल्ब्रुस है। अगर पूछे कि अल्ब्रुस
किस श्रृंखला पर पड़ता है, तो आप बताएंगे काकेकस श्रृंखला पर। काकेकस पर्वतमाला का यह सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम अल्ब्रुस है। अगर आपसे पूछे कि किस पर्वत श्रृंखला पर यह है, तो काकेकस, ठीक है। यह है अफ्रीका यूरोप की सबसे ऊंची चोटियां, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अंटार्कटिका की, तो आप बोलेंगे माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव, ठीक है। यह है माउंट विल्सन मैसिव। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी अल्ब्रुस है, जो कि काकेकस पर्वत श्रृंखला का भाग है। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट विल्सन मैसिव है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का करंट अफेयर्स में। माउंट एवरेस्ट करंट अफेयर्स में क्यों था, क्योंकि कामी रीता शेरपा, इन्होंने 52 साल की उम्र में 26वीं बार इस पे चढ़ाई करने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति बने हैं, ठीक है। और अरुणिमा सिन्हा कौन थी, अरुणिमा सिन्हा पूछ दे तो वो प्रथम दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, याद रखिएगा। कौन, अरुणिमा सिन्हा प्रथम दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। चलिए हम आप लोग आते हैं अपना अगले न्यूज पे। अगला न्यूज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहां हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहां हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहां हुआ। तो याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन हुआ हरियाणा, हरियाणा के पंचकुला में, पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहां हुआ, हरियाणा के पंचकुला में। कहां हुआ, हरियाणा के पंचकुला में। एडिशन कौन सा था यह, तो एडिशन था यह चौथा। एडिशन कौन था यह, एडिशन था यह चौथा। अगर मैस्कट पूछे कि मैस्कट क्या था इसका, धाकड़, धाकड़, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, क्या है इसका, धाकड़। मैस्कट क्या है इसका, धाकड़, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हुआ हरियाणा में। हरियाणा में पूछे कहा, तो पंचकुला में। एडिशन कौन था, तो चौथा। मैस्कट क्या था, तो धाकड़, धाकड़, समझ गए, ठीक है। हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट है, तो हरियाणा में पानीपत जगह है, ठीक है, जिसे कॉकपिट ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब जितनी भी लड़ाइयां, अधिकतर लड़ाइयां जो बेहतरीन लड़ाइयां होंगी वो यही हुई हैं। पानीपत से पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। जीता कौन, बाबर, ठीक है। और सर्वप्रथम बाबर ने इसी युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, ठीक है, मेरे साथ में ही। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर मारता है। प्रथम बार तोपखाने और तोपची का उपयोग करता है बाबर और विजय प्राप्त करता है। दूसरा युद्ध पानीपत का 1556 ईस्वी में हुआ था, राव हेमू और अकबर के बीच में। और कौन जीतता है भाई साहब, अकबर जीत जाता है। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठों की तरफ से सदाशिव राव लड़ रहा था। जीता कौन, अहमदा शाह अब्दाली, क्योंकि अवध के नवाब और रोहिल्ला के जो वहां के रोहिल्ला के जनजाति थे, उन्होंने अहमदा शाह अब्दाली की मदद करी थी। अहमदा शाह अब्दाली कहाँ का था, अफगानिस्तान का था।
अहमदा शाह अब्दाली किस वंश का था? दुर्रानी वंश का था। इसीलिए अहमदा शाह अब्दाली को दूर ए दुर्रानी भी कहा जाता है। अहमदा शाह अब्दाली को मोतियों में मोती भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट्स रहे। फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए और ऐसे मेरे साथ बोलिए आंख बंद करके। कैसे कि हरियाणा में जगह है पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। जीता कौन? बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम इसी युद्ध में तोपची या तोपखाने का प्रयोग किया था। फिर दूसरा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और राव हेमू के बीच। जीता कौन? अकबर जीता था। ठीक है, और पूछे कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में मराठों और अहमदा शाह अब्दाली के बीच। मराठों की तरफ से सदाशिव राव लड़ रहे थे। पूछेगा कि मराठों की सॉरी अगर पूछेगा आपसे कि अहमदा शाह अब्दाली की मदद किसने करी, तो आप बोलेंगे कि अवध के नवाब और रोहिल्ला के जनजातियों ने लोगों की मदद करी थी। ठीक है, तो जीत जाता है कौन? अहमदा शाह अब्दाली। अहमदा शाह अब्दाली कहाँ का था? तो अफगानिस्तान का था। अहमदा शाह अब्दाली किस वंश से था? तो दुर्रानी वंश से था। अहमदा शाह अब्दाली को दूर दुरानी इसीलिए कहा जाता है और अहमदा शाह अब्दाली को मोतियों में मोती भी कहा जाता है। तो ये रही इससे रिलेटेड फैक्ट्स, आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि एक बार बता चुके हैं पुरानी वीडियो में, तो आप इसे लिख लीजिएगा। अगला रोई वर्सेस वेड या वादे केस। ROE रोई वर्सेस देखिए रोई वर्सेस वेड केस या वादे केस, जो भी पढ़ना पढ़िए। देखिए यह केस जो है कहां का है? यह केस है यूएसए का, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। देखिए पहले इस केस के बारे में समझ लीजिए, यह केस क्या है। यह केस ऐसा है कि वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब यूएसए की सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देने जा रही है कि अगर आप बच्चों का एबॉर्शन करवाते हैं अर्थात गर्भपात करवाते हैं तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, और यह न्यूज जो होता है वो लीक हो गई है। न्यूज के लीक होने के कारण वहां की महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है, उनका कहना यह है कि हम लोगों का अपना अधिकार है, हम चाहेंगे तो बच्चे को जन्म देंगे, नहीं चाहेंगे तो उसका गर्भपात करा लेंगे। ठीक है, तो यह कहाँ का मामला है? रोई वर्सेस वादे केस या वेड केस, जो भी आप पढ़िए, ये कहाँ का मामला है? यूएसए का मामला है। ठीक है, देखिए यूएसए के संसद को, यूएसए में संसद होता है जैसे हम लोगों के संसद में लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन, उसी तरह यूएसए का भी संसद होता है जिसे कांग्रेस कहते हैं हम लोग। कांग्रेस, यूएसए के संसद को क्या बोला जाता है? हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। उसके संसद को का नाम ही कांग्रेस है। यूएसए में जो उच्च सदन है, उच्च सदन, जो ऊंचा सदन है, उसे हम लोग सीनेट बोलते हैं। याद रखिएगा, यूएसए में उच्च सदन को हम लोग सीनेट बोलते हैं। ठीक है, यह क्या है? रोई वर्सेस वादे केस यूएसए में बता दिया कि केस में जो विवाद है वो किसको लेकर है? ये बच्चे को पैदा करने जो बच्चे, जब जो बच्चे का एबॉर्शन हो जा रहा है उसके लिए जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ला रही है उसके विरोध में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह ला रही है कि अगर आपके बच्चे, अगर आप गर्भपात कराती है तो आपको जेल होगा, परंतु वहां की जो महिलाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट को घेर कर बैठी हुई है। उनका कहना है कि अगर हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात हमारा यह अधिकार है, हमारा स्वयं का यह अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, आप इसे हमें प्रतिबंध नहीं लगा सकते, बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, यूएसए में टोटल स्टेट्स कितने हैं? 50 स्टेट्स हैं। लेटेस्ट वाला कौन सा है? अलास्का। अलास्का किससे लिया है? रसिया से लिया है। रसिया से लिया है यूएसए ने। ठीक है, 50 स्टेट हैं। ठीक है, यूएसए में जो सैन फ्रांसिस्को जगह है, सैन फ्रांसिस्को एक जगह है,
सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, इसी जगह को स्वर्णिम द्वार का शहर बोला जाता है। क्या? स्वर्णिम द्वार का शहर। यूएसए को स्वर्णिम द्वार का, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को जो जगह है उसे स्वर्णिम द्वार का शहर बोला जाता है। सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने, याद रखिएगा, किसने किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल में। सैन फ्रांसिस्को में ही स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार का शहर बोला जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि यूएसए में एक सिटी है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, जिसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है। कैलिफोर्निया, यूएसए में एक प्लेस है कैलिफोर्निया। यूएसए में एक जगह है कैलिफोर्निया, जिसे क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए, यूएसए की यह सिलिकॉन वैली बोला जाता है कैलिफोर्निया को, ठीक है। अब आइए देखते हैं यूएसए से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अगर आपसे पूछे कि यूएसए की क्रांति कब से कब तक हुई थी, तो 1775 से 1785 के बीच में हुई थी। अगर पूछे कि यूएसए आजाद कब हुआ था, यूएसए 4 जुलाई 1776 को यह आजाद हो गया था। कब? 4 जुलाई 1776 को यूएसए आजाद हो गया था, ठीक है। यूएसए की क्रांति सबसे महत्वपूर्ण घटना पूछे तो बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन एक जगह है यूएसए में, बोस्टन टी पार्टी की घटना, इंसिडेंट कब हुआ था? 1773 में। याद रखिएगा, ये दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बोस्टन टी पार्टी की घटना, और एक है कि यूएसए आजादी कब मिली, तो 4 जुलाई 1776 से। बोस्टन टी पार्टी की घटना मोटे मोटे सुनिए। इसमें क्या होता है कि जो चाय की अब ब्रिटिश सरकार कब्जा करी है यूएसए पे, तो वहां पर चाय की थैलियां पहुंचती हैं, ठीक है, नाव में। तो यहाँ के लोग वहां पहुंचते हैं बोस्टन में, और थैलियों को उठाकर पानी में फेंकने लगते हैं, जिसके कारण विवाद होता है, हिंसक घटनाएं होती हैं। तो इसी घटना को हम लोग बोस्टन टी पार्टी की घटना मतलब कहते हैं, और यह इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है। यूएसए आजाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। बोस्टन टी पार्टी घटना 1773 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगला, राष्ट्रभाषा विवाद। और हमने बताया ना, यूएसए और मैक्सिको को अलग करने वाली नदी रियो ग्रैंड रिवर, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है फैक्ट्स में, ये सब आप लिख लीजिएगा। राष्ट्रभाषा विवाद, देखिए समझिए राष्ट्रीय भाषा विवाद क्या है, ठीक है। इस समय हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा साउथ फिल्मों का बहुत ही क्रेज है। जैसे आप बाहुबली की दोनों सीरीज ले लीजिए, केजीएफ की दोनों सीरीज ले लीजिए, जो ट्रिपल आर आई है वो ले लीजिए, ठीक है। तो साउथ की फिल्में जो हिट हो रही हैं, तो वहाँ के जो एक सुदीप किच्चा जी हैं, सुदीप किच्चा एक एक्टर है, उन्होंने कहा है ना कि अब जो है हिंदी हमारी जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मतलब कि वो कन्नड़ है तो कन्नड़ को मानते हैं, जैसे तमिल है तो तमिल वालों को मानते हैं। मतलब कि अभी हिंदी पर पूरी इंडिया में सहमत नहीं है। जैसे अगर हम बोले आपसे कि फ्रांसीसी कहाँ की, फ्रेंच कहाँ की भाषा है, अब तुरंत दिमाग में आएगा कि वो तो अरे वो तो फ्रांस की भाषा है। उसी तरह जो राष्ट्र भाषा है वो हम लोग की राष्ट्र भाषा, नेशनल लैंग्वेज कोई है ही नहीं। तो इस पे हमारे जो अजय देवगन है, उन्होंने कहा है कि
कोई भी भाषा हो या कोई भी भाषा आए या जाए, हमारे लोगों की राष्ट्रीय भाषा सदैव हिंदी रहेगी और थी भी, है भी और रहेगी भी। परंतु समझिए कि उन्होंने ये भी कहा है टारगेट करते हुए कि अगर आपकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है तो आप अपनी फिल्मों को हिंदी में क्यों रिलीज करते हैं। देखिए ये तो विवाद हुआ कि क्या विवाद है, परंतु हम लोगों को पढ़ाई से मतलब, हम लोगों को जो परीक्षा में आने वाला है वो ये है कि क्या हम लोगों की कोई राष्ट्रीय भाषा है, तो आप कहेंगे ना हम लोगों की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हम लोगों की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा क्या है? हिंदी है। आर्टिकल कौन सा है? 343, ये याद रखिएगा। राजभाषा कौन सी है? आर्टिकल, देखिए हम लोग की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है और आर्टिकल 3 है। देखिए अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में सर्वप्रथम राष्ट्र हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात किसने कही? सर्वप्रथम किसने कही? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने कही? अगर पूछे आपसे कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की सर्वप्रथम बात किसने कही, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार इसको लागू करने की कोशिश करी थी, परंतु तमिल लोगों ने अपने ऊपर दाह संस्कार कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था, वो अर्थात अपने ऊपर पेट्रोल जला के मतलब खुद को स्वाहा कर लिया था, अग्नि में भस्मीभूत कर लिया था। इसी कारण से उन्हें बदलना पड़ा। ठीक है, तो इस मामले में राष्ट्रभाषा मामले में अयंगर का जो रिपोर्ट है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट में क्या बोला है कि शेड्यूल 8 के तहत, अयंगर के रिपोर्ट में शेड्यूल 8 के तहत, शेड्यूल SHEDUL शेड्यूल 8 में, अनुसूची 8 में, ठीक है, 14 भाषाएं जोड़ दी। मतलब 14 भाषाओं को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। मतलब कि यह हम लोग के संविधान में लिखा है 14 भाषाएं, अब कितनी हो गई हैं? मतलब वर्तमान में, जब संविधान बना था तो कितनी थी? 14 थी। 14 ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई है। याद रखिएगा कि कोई हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये आधिकारिक भाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। ठीक है, तो शेड्यूल 8 में 14 भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाया गया, परंतु अब किस शेड्यूल 8 में कितनी भाषाएं हैं हम लोगों की टोटल? अब हो गई है बढ़ के 22। ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट में हम लोगों की कितनी आधिकारिक लैंग्वेज है? 22। अगर आप चाहें तो मैं 22 बता सकता हूं कि कौन कौन सी हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए ऊपर सबसे ऊपर लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू में, ठीक है, कश्मीर है, तो कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। पहले सिंध प्रांत हम लोगों का था, तो वहां कौन सी बोली जाती है? सिंधी। 2 हुआ। उसके नीचे पंजाब है, तो कौन सी भाषा? पंजाबी। 3 हुआ। फिर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, MP UP, इन सभी जगहों पर हिंदी मैक्सिमम बोली जाती है। 4 भाषाएं हुआ। कैसे? ऊपर कश्मीरी, उसके बगल में सिंधी क्योंकि सिंध प्रांत था, फिर उसके बाद पंजाबी, उसके बगल में हिंदी, फिर नीचे आइए गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटका में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्रा में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली, असम में आसामी, मणिपुर में मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत, फिर नेपाली, फिर बोडो डांगरी, फिर संताली, मैथिली। ठीक है, ये हमारी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो कैसे याद करना है आप लोग पता, ऊपर से याद करना है। बस
बस समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे गुजरात, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ठीक है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, गोवा नहीं है, गोवा के बाद हम लोग क्या आता है, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आसाम, ये नेपाली, ठीक है, यहाँ मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, ठीक है, उर्दू, संस्कृत, फिर बोडो, डांगरी, संथाली, मैथिली, ये हम लोगों की 22 भाषाएं हैं इस समय। शुरुआती में जब संविधान बना था, पूछेगा कितनी भाषाएं थी, तो टोटल 14 ही भाषाएं थी शेड्यूल एक्ट में। प्रेजेंट में कितनी भाषाएं पूछेगा, तो अब कितनी है, 22 भाषाएं। तो राष्ट्रीय भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा, राजभाषा है। राजभाषा हम लोगों की क्या है, हिंदी है, ठीक है। ठीक है, यह कौन से फार्मूला के तहत आया था, मुंशी अयंग फार्मूला, क्या है, मुंशी अयंग फार्मूला के तहत शेड्यूल एक्ट में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई, 14 आधिकारिक भाषाएं बताई गई, ठीक है। अब इस समय कितनी भाषाएं हैं हम लोगों की, इस समय 22, शेड्यूल एक्ट में टोटल 22 भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है ना, हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन से, आर्टिकल 343 के तहत। फिर पूछा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, अगले हम लोग की न्यूज है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को। थीम पूछे, थीम क्या थी इसकी, थीम बी ह्यूमन काइंड, ठीक है, क्या था, बी ह्यूमन काइंड। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को। अच्छा, पूछेगा रेड क्रॉस क्या है, तो रेड क्रॉस ऐसी संस्था है जैसे कि युद्ध में जो घायल लोग हैं उन लोगों की मदद करने के लिए बना, जैसे जो मदर टेरेसा कार्य किया करती थी, ठीक है। रेड क्रॉस क्या है, तो रेड क्रॉस एक संस्था है जो कि युद्ध में, ठीक है, क्या मदद करने के लिए बनी थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, अगर पूछे कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, रेड क्रॉस किसने बनाया, तो हेनरी डूनेट, हेनरी डूनेट ने, किसने बनाया, हेनरी डूनेट ने। और याद रखिएगा हेनरी डूनेट वर्ल्ड के फर्स्ट व्यक्ति हैं जिन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। फर्स्ट मैन है वर्ल्ड के जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला किसको, हेनरी डूनेट को। हेनरी डूनेट कौन है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है, बी ह्यूमन काइंड। रेड क्रॉस डे की स्थापना किसने की, हेनरी डूनेट ने। हेनरी डूनेट प्रथम व्यक्ति हैं, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज अर्थात शांति का नोबेल पुरस्कार मिला जाता है। अगर आपसे पूछे कि नोबेल पीस प्राइज दिया कहां से जाता है, तो आप बताएंगे ओस्लो, ओस्लो से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है ओस्लो से, ओस्लो से। कहां से दिया जाता है, ओस्लो से दिया जाता है। पूछता है इसीलिए जो भी मैं बता रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को। थीम क्या है, बी ह्यूमन काइंड। रेड क्रॉस डे के रेड क्रॉस के संस्था के संस्थापक कौन है, हेनरी डूनेट, फर्स्ट मैन जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। रेड क्रॉस का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो जैसे जो युद्ध वार हो रहा है उसमें जो घायल लोग हैं अर्थात जो घायल हैं, पीड़ित हैं, उनकी मदद करना, ठीक है। ये रहा हम लोगों का
वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। हंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड, हंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड, वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड पूछे किसे मिला है? वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड किसे मिला है? तो सीसेल नदी बेट को, नदीज बेट को, किसे? सीसेल नदी बेट को किसे मिला है? सीसेल नदीज बेट को किसे मिला है? सीसेल या सेसिल, सीसेल या सेसिल, ठीक है, सीसेल या सेसिल, सीसेल या सेसिल, सेसिल, सेसिल या सीसेल नदीज बेट को मिला है, ठीक है। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड किसे मिला है? तो सेसिल नदीज बेट को मिला है। किसने दिया है? FAO द्वारा दिया गया था। कल मैंने बताया था कि FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश्ड 1945 में, हेडक्वार्टर रोम, इटली, ठीक है, याद रखिएगा। FAO द्वारा दिया जाता है। सेसिल नदीज बेट को मिला है वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड, सेसिल नदीज बेट को मिला है। किसके द्वारा दिया जाता है? FAO द्वारा दिया जाता है। FAO का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, हेडक्वार्टर रोम इटली में है। हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया किसने लिखी है? रिटन बाय प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह, किसने लिखी है? प्रकाश सिंह। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको लॉन्च करी है किसने? वाइस प्रेसिडेंट ने। लॉन्च बाय किसने? लॉन्च बाय वेंकैया नायडू, किसने? वेंकैया नायडू ने लॉन्च करी है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रिटन बाय प्रकाश सिंह, लॉन्च बाय वेंकैया नायडू, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर्स हम लोगों का यहीं पे समाप्त हुआ। होप करता हूं कि आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो दबा के लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।